चलिए तो शुरू करते हैं आज की मीटिंग। आज जो मीटिंग है उसमें लास्ट 2 पेजेस है तो वो समाप्त कर देंगे। बात हो रही है कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म और ट्रांसेंडेंस के बारे में। पता नहीं चलता। तो बात ये है कि यहाँ ये तवरिया जी सब स्टेप्स बता रहे हैं कि अभी हमें ब्रेन को, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को री एजुकेट किस तरह करना है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि पहला उन्होंने ये प्रैक्टिकल बताया था कि जो हमारे अंदर ड्रिफ्ट चल रही है, ड्रिफ्ट को हमें नोटिस करना है, देखना है और उसको फिर एनालाइज करना है। तो एक बात ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा प्रैक्टिकल उन्होंने बताया था जिसको हम प्री सेंसिंग कहते हैं। तो प्री सेंसिंग तो हम जानते हैं, बहुत लेक्चर्स इसके ऊपर हो चुके हैं। तो प्री सेंसिंग रोज 5 मिनट करना ही चाहिए। इससे भी हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग कितना भागता रहता है और इसमें धीमे धीमे करके हम समय भी बढ़ा सकते हैं। 5 से 10-15 मिनट तक श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहना है और उस दौरान ब्रेन कहाँ भागता है उसका ध्यान रखना है और क्या ड्रिफ्ट हो रहा है उसका ध्यान रखना है। उसके बाद में जो तीसरा स्टेप जो है वो आज ये यहाँ बता रहे हैं और वो है हैबिट मैकेनिज्म के ऊपर हमें काम करना है। तो जो करेक्शन करना है वो यही है कि हमारा जो मैग्नेटिक पॉइंट बिगड़ा हुआ है, जन्मों जन्म से जो हम गलत ढंग से जी रहे हैं, इसलिए हमारा मैग्नेटिक पॉइंट बिगड़ा हुआ है और उसको ही हमें करेक्ट करना है। और इसके लिए ये सारा पहले तो हर प्रकार से हमें ऑब्जर्व करना है माइंड को। माइंड क्या कर रहा है, कहाँ भागता है, कैसे कैसे विचार आते हैं, ये सब हमें देखते जाना है। उसके बाद में हम ऐसा तय कर सकते हैं कि हमारी कौन सी वीकनेसेस है और फिर वीकनेसेस के लिए हम करेक्टिव मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 45 के ऊपर ये देखा था कि जिसके अंदर वो खाते समय करेक्टिव करने को कहते हैं और जो मोस्ट रिकरिंग ड्रिफ्ट्स होती है, जो बार बार आती रहती है, इस तरह की ड्रिफ्ट जो है उसके ऊपर पहले काम करना है। और करेक्टिव मेथड हमने इनर डिसिप्लिन में देख लिया था कि खाते समय शांति से बैठकर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हमें ये करेक्टिव करनी है। तो वो हम जो वीकनेस है उसके मुताबिक हम अपना एक कोटेशन बना सकते हैं और इसके ऊपर हम करेक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि किसी को फियर ऑफ डेथ है तो उस समय खाते समय शांति से अंदर दोहराना है कि मृत्यु का भय कैसा, क्योंकि मृत्यु तो इस शरीर का हो रहा है, मेरा थोड़ी मृत्यु हो रहा है। मैं जो हूँ वो तो इस जन्म से पहले भी था और इस जन्म के बाद, इस शरीर के बाद भी मेरा अस्तित्व तो रहेगा। मुझे मृत्यु का डर कैसे? क्योंकि ये जो है मृत्यु जो है वो शरीर का नाश कर सकता है, मेरा नाश कभी नहीं कर सकता। इस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थॉट्स बना के उसको हमें खाते समय करेक्टिव में करना है। ये तो एक एग्जांपल दिया, और आपको जो वीकनेस है
गुस्सा बहुत आ रहा है तो उसके ऊपर आप बना सकते हैं, और कोई वीकनेस है तो उसके ऊपर आप बना सकते हैं। हर चीज़ के ऊपर आप करेक्टिव मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो वो लास्ट सेंटेंस हम देखा था, द एम ऑफ करेक्टिव मेथड्स इज टू करेक्ट द मैग्नेटिक पॉइंट क्रिएटेड बाय ईच इंडिविजुअल ओवर पास्ट एजेस। तो हमने जो मैग्नेटिक पॉइंट बना लिया है भूतकाल में, उसको हमें करेक्ट करना है करेक्टिव मेथड द्वारा। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 45 के ऊपर, जो पैराग्राफ 4। As the magnetic point is corrected, the incoming impulses that are drawn in will now also change, and daydreaming and or brooding will lessen. And as you get less and less oppressed by brooding and daydreaming, the chemical reactions that were earlier generated will alter also, and health will show definite signs of improvement. Our body is a chemical factory where reactions take place. Health, physical, emotional and psychic. तो जो इनकमिंग इम्पल्स हमें आते हैं, तो जब मैग्नेटिक पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि जो इनकमिंग इम्पल्स आते हैं वो, और इसके द्वारा जो हमें डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग वगैरह हमें परेशान करते हैं, वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। और क्योंकि डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग के कारण ये जो है वो उसी प्रकार के मतलब कि जो मैग्नेटिक पॉइंट है उसी प्रकार के विचार को लाते हैं, और हमारा डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग चालू रहता है। तो डे ड्रीमिंग वगैरह कम होगा तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है, जो हमारी ग्लैंड्स है, ग्लैंड से जो सिक्रेशंस होते हैं केमिकल्स का, वो धीरे धीरे करके वो भी कम होते जाएंगे, वो ऑल्टर हो जाएंगे, उसके अंदर फर्क पड़ जाएगा, और उससे फर्क पड़ेगा तो फिर हमारी हेल्थ जो है वो उसके अंदर भी फर्क पड़ जाएगा। हेल्थ जो है हमारी इम्प्रूव होगी, क्योंकि बॉडी और माइंड का बहुत गहरा संबंध है, वो हम जानते हैं। जिस प्रकार की सोच होगी इस प्रकार के हमारे बॉडी जो है वो सिक्रेशंस, जो केमिकल्स है या जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, उसका सिक्रेशन बॉडी के अंदर होगा। जो लोग ज़्यादा नेगेटिव होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कि जहर जैसा बॉडी के अंदर ये केमिकल फैल जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह का सोचते हैं। अगर गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारे अंदर, और इसीलिए लोगों को जो दुख दर्द होता है उसके अंदर सबसे बड़ा कारण यही है कि नेगेटिव थिंकिंग होता है। तो बॉडी भी इस तरह ही काम करता है, वो इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करने लगता है, और फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी और साइकिक भी। और जैसे ये केमिकल रिएक्शन में चेंज आता है तो धीरे धीरे करके हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है, और फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, इमोशनल और साइकिक तीनों प्रकार की हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह का हमारा सोच है। पर सोच के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक पॉइंट जैसा होगा इसी प्रकार का सोच होगा। तो सोच को नहीं बदलना है, हमें बदलना है मैग्नेटिक पॉइंट को। मैग्नेटिक पॉइंट अगर बदल गया तो फिर वो सोच को अपने आप में बदल देगा, फिर वो गलत विचार उसके अंदर नहीं आएंगे, और डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग भी इतना बहुत जोर से नहीं चलेगा। तो इसका ये पॉजिटिव असर आएगा, और फिर हमारी टोटल हेल्थ जो है वो अच्छी हो पाएगी। Will it surprise you to know that an average human being spends 75% of waking time and 70 to 80% of sleep time in brooding and daydreaming? Both awaken and sleep states are only dream states. ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत गहरा स्टेटमेंट है और सरप्राइज करने वाला है। हम जानते ही नहीं है कि हम कितना दिन भर में सोचते रहते हैं। जैसे
हम कहते हैं कि पागल आदमी। तो हमारा जो थिंकिंग है वो इसकी पैटर्न जो है वो एक पागल आदमी के जैसी है। वो तो हम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए क्योंकि दिन भर में 75% तो हमारे अंदर ये ब्रूडिंग और थिंकिंग, ब्रूडिंग और डे ड्रीमिंग ही चलता रहता है। 75% मतलब सोचो कितना। और रात को तो इससे भी ज़्यादा 80% तक का हमारे अंदर। अब रात में तो हम कोई डेलिबरेटली ये नहीं करते हैं, पर जो स्वप्न चलते रहते हैं उसके अंदर ये सब चालू रहता है। तो ये एक खतरनाक बात है। अब हम कहते हैं कि हमें साधना करनी है और एनर्जी कम पड़ रही है, तो एनर्जी कम ही पड़ेगी ना। जहाँ आप सोचो कि 75% हमारी एनर्जी जो वेस्ट जाती है, अंदर जो आता है, इम्पल्स आता है मतलब एनर्जी अंदर आती है। तो वो इम्पल्स आया, एनर्जी अंदर आई, उसका तो 75% तो हमने फेंक दिया बाहर। इसका कोई पॉजिटिव उपयोग किए बिना हमने उसको फेंक दिया। तो रही 25% एनर्जी, वो भी फिर शरीर की क्रियाओं में वगैरह में उसका उपयोग होता है। तो साधना के लिए बची कितनी है हमारे पास एनर्जी। तो जहाँ तक डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग बंद नहीं होगा, कोई चांस नहीं है कि हम साधना में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। तो बहुत 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 ज़रूरी है कि हम ये ड्रिफ्टिंग के ऊपर काम करें। हम दिन भर में क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इतना वर्तमान में रहने का, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का प्रयत्न करो। लोग जो ये सब बताते हैं कि भाई प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, इसका कारण यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो ही ये जो है वो डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग जो है वो हमारा कम होगा। क्योंकि जैसे भी हम फ्री होते हैं कि तुरंत दिमाग चालू हो जाता है। इवन बिजी होते हैं, कामकाज करते हैं, उस दौरान भी अंदर कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है, और जिसको साधना करनी है उसको इसके ऊपर का ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एनर्जी अगर आपकी सेव होगी, डे ड्रीमिंग ब्रूडिंग कम होगा तो एनर्जी सेव होगी, तो उसका उपयोग आप हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए इसका उपयोग कर पाएंगे। अब तो दिन भर विचार 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 विचार, न जाने किस प्रकार के सही गलत विचार चलते ही रहते। तो बीच में रुकने का प्रयत्न करो। विचार तो आएंगे, पर जरा स्टॉप, जरा रुक जाओ, जरा वर्तमान में आ जाओ। बीच में वर्तमान में आना सीखो, और छोटी छोटी टेक्निक का उपयोग करो। जैसे कि अब एक प्रॉब्लम है हमारा मोबाइल का। तो मोबाइल का जैसे कि अंदर थोड़ी रिंग बजती है कि तुरंत हम इसको उठा लेते हैं। तो थोड़ा वेट करो, वहाँ रुको और देखो कि भाई ये अभी क्या दिमाग में चल रहा है। इस तरह कुछ ना कुछ छोटी मोटी टेक्निक का उपयोग करके हमें डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग से तो मुक्त होना ही पड़ेगा। मुक्त तो नहीं हो सकते, पर कम से कम जितना कम कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमें 3 स्टेप के ऊपर देना चाहिए। 3 स्टेप थोड़ा बढ़ेगा तो भी ये डे ड्रीमिंग ब्रूडिंग कम होता जाएगा। तो ये 75% से 50%, 40% हम धीरे धीरे करके डे ड्रीमिंग को कम कर सकेंगे। पर 3 स्टेप भी हमारा इतना पुअर है, जितनी इंटेंसिटी से 3 स्टेप करना चाहिए वो नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रात को म्यूज़िक लगा के सो जाते हैं, बाकी दिन भर में तो आराम जाने। तो ये सब नहीं होता है, इस तरह साधना नहीं होती है। थोड़ा सीरियस बनना पड़ता है और अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और यहाँ कहते हैं कि जिसको हम अवेक कहते हैं, अवेक और स्लीप दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ड्रीम स्टेट्स हैं। एक में हम खुली आंख में सपना देखते हैं, एक में बंद आंख में सपना देखते हैं। जो हम दिन भर में भी जो करते हैं वो एक सपना जैसा ही है। तो ये सपना देखना तो हमारा बंद ही नहीं होता है, रात को भी सपना और दिन को भी सपना। और इसीलिए हमारे जो कॉन्शियसनेस के 4 स्टेप बताए हैं ना हमारे शास्त्रों के अंदर, स्वप्न, निद्रा, जागृति और तुरिया। तो स्वप्न और निद्रा तो होती है, और हम जो सोकल जागृति कहते हैं वो भी हमारी निद्रा जैसी ही है, ड्रीम स्टेट जैसा ही है। तो ये इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, और विचारों से ऊपर उठने का प्रयत्न करना पड़ेगा। 3 स्टेप हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा करो। नाउ फॉर सम डेज नोट द हैबिट मैकेनिज्म।
अब हैबिट मैकेनिज्म जो है वो आदत की जो यांत्रिकता है उसके ऊपर हमें काम करना है। हाउ मेनी टाइम्स डेली यू एक्सप्रेस और वांट टू एक्सप्रेस सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स, हाउ मेनी टाइम्स यू मैकेनिकली डू ए थिंग you had not actually wanted to do. Again, the magnetic point sharpened by your structure is behind this. Over a period, make a short list in order of most frequent happenings. Based on this, we shall introduce the corrective methods. ये तीसरा स्टेप्स हमें प्रैक्टिकल दे रहा है और ये तीसरा स्टेप्स हैबिट मैकेनिज्म के ऊपर करना है। तो ये हमें देखना है कि किस तरह हम बिहेव करते हैं। जैसे लोग जो है वो एक पर्टिकुलर हैबिट अलग अलग प्रकार की होती है। लोगों को बोलने के लिए बोलने में भी पर्टिकुलर टाइप की शब्दों का उपयोग, जैसे कि यू नो, जो इंग्लिश बोलते हैं तो बार बार यू नो शब्द का उपयोग करते हैं। कोई कहता है एम आई क्लियर, इस तरह के शब्द रिपीटेडली बोला जाता है तो एक वो हैबिट बन जाती है। तो वो हमें देखना है कि मैं कौन से शब्द, कई लोग बोलते हैं आपको समझ में आया, आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह बार बार इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हैं। एक बहुत लोगों को इस तरह की आदत होती है पर्टिकुलर शब्द का बार बार यूज़ करने का। तो वो हमारे ध्यान में आना चाहिए कि भाई मैं मैकेनिकली ये शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ या इस तरह के जो विचार हमें आते हैं वो जो हम एक्सप्रेस करते हैं बार बार, तो वो हम किस तरह मैकेनिकली करते हैं, आदत के जोर से करते हैं। और फिर यही चीज़ को भी देखना है कि कई चीज़ ऐसी होती है कि हम जिसको नहीं करना चाहते हैं फिर भी हमारे से हो जाता है और मैकेनिकली एक हैबिट के कारण हो जाता है। जैसे कि कई बार आपको होता है कि अभी मोबाइल को नहीं देखना है पर एक हैबिट हो गई है तो तुरंत मोबाइल को उठा लेते हैं और अंदर देखने लगते हैं कि क्या है, कोई किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, कुछ मनोरंजन तो नहीं है। इसी तरह टीवी का भी हम उपयोग करते हैं, टाइम हो गया और फिर हम टीवी ऑन कर देते हैं। तो ये सब हैबिट मैकेनिज्म से हम जीते हैं। इसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो हमारा स्ट्रक्चर के कारण शार्प हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है। तो वो मैग्नेटिक पॉइंट को के ऊपर हमें तो काम करना है और इस तरह हम ये करेंगे, सब ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके बाद में हम एक लिस्ट बनाएंगे। और एक और चीज़ को भी हमें ये करना है, ऑब्जर्व करना है, फ्रीक्वेंट हैपनिंग, मतलब कि कई घटनाएं रिपीट होती है हमारी लाइफ के अंदर। तो बार बार क्यों ये चीज़ आती है, जैसे कि एक टकराव, कई लोगों को दूसरे लोगों के साथ टकराव हो ही जाता है। बाहर निकलते हैं तो छोटी छोटी बात में टकराव हो जाता है, कुछ और गड़बड़ हो जाती है, या कई लोगों का एक लॉस होता है, बार बार कुछ ना कुछ गलती होती है और लॉस होता है। तो एक फ्रीक्वेंट हैपनिंग क्या होता है, एक घटना है कि इस तरह की बार बार कौन सी बनती है, उसको भी हमें देखना है कि जीवन के अंदर, क्योंकि ये सब जीवन के अंदर सब रिपीटेशन बहुत होता है, एक साइकिल के रूप में आता ही रहता है। उस साइकिल को स्टॉप करना पड़ता है, नहीं तो फिर इसकी कंटिन्यूटी में हमें बहुत नुकसान होता है। तो ये चीज़ को भी हमें एक ऑब्जर्व करना है और फिर इसके बाद में हम एक करेक्टिव मेथड उसके लिए हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, प्रैक्टिकल स्टेप्स है और जिनको अपने ऊपर काम करना है उनको ये सब ध्यान में रखना चाहिए और एक नोट डाउन करना चाहिए, डायरी में लिखना चाहिए और इस तरह अपने ऊपर काम करना चाहिए। By these methods, we want to check what data is being fed daily to our computerized organism, which, however sophisticated, can work by the useless data fed, and it does not matter if it be religious or philosophical, if it keeps you in the past or in future. तो
जो हमें जो एक ये जब हम सब नोटिस करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर किस प्रकार का डेटा हमने फीड किया है। मतलब कि अंदर क्या क्या हमारे अंदर आता रहता है, क्योंकि जो सामने आता है वो एक डेटा बन जाता है। हम बात करते हैं तो वो भी डेटा बन जाता है, कुछ पढ़ते हैं तो वो भी डेटा बन जाता है, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, सब दिन भर में कितना सारा डेटा हम हमारा कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते रहते हैं। और फिर वही चीज़ मैग्नेटिक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाती रहती है। तो कितना भी हमारा ऑर्गेनिज्म सोफिस्टिकेटेड हो, फिर भी यूजलेस डेटा हम अंदर डालते रहते हैं। और वो कई बार रिलीजियस टाइप का भी डेटा होता है, फिलोसॉफिकल भी होता है। और हम मानते हैं कि भाई इस तरह के डेटा तो काम का है, जीवन इम्प्रूव हो गया। तो कोई रिलीजियस डेटा से या फिलोसॉफिकल डेटा से लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है, ये बात खास हमें समझनी चाहिए। हम मानते हैं कि ये सब ये करते हैं या कुछ हमें प्रवचन सुनते हैं तो हमारे अंदर वो डेटा से कुछ हमारे अंदर चेंज आ जाएगा। वो तो एक नया डेटा डाल दिया, इतना ही है। क्योंकि काम करेगा तो वो मैग्नेटिक पॉइंट के हिसाब से ही काम करेगा। जब तक वो नहीं सुधरेगा, आप चाहे दुनिया भर का अच्छा डेटा उसमें डाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सुधारना है, एजुकेट करना है हमें मैग्नेटिक पॉइंट को। ये पॉइंट एकदम क्लियर कट हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए हो सके इतना कम डेटा डालो। ज़्यादा प्रवचन योग लोग यूट्यूब के ऊपर अलग अलग प्रवचन सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं। हमें पता नहीं है कि इस तरह हम कई प्रकार के गलत डेटा डाल देते हैं और फिर वही हमारा मैग्नेटिक पॉइंट को एकदम मजबूत कर देता है। तो हर स्टेप के ऊपर हमें कितना ध्यान रखना है। जिसको साधक बनना है, साधना करनी है, हर स्टेप के ऊपर ध्यान रखना है कि कोई गलत विचार अंदर चलने न लगे, गलत डेटा फीड अंदर न हो जाए। और मोबाइल तो ढेर सारा हमें ये प्रोवाइड करता है। जिसको साधना नहीं करनी है या गलत डेटा को फीड करना है, उनके लिए तो मोबाइल से अच्छा कोई साधन ही नहीं है। यहाँ आज ये हुआ, यहाँ कल वो हुआ, पार्लियामेंट में ये हुआ, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, और फिर ये डेटा हम डाल देते हैं और फिर हमारा एक अभिप्राय बन जाता है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। तो क्या मतलब क्या हुआ है? ये कोई साधना में काम, कोई मदद करने वाली चीज़ है? अगर हमारा फोकस साधना के ऊपर होना चाहिए कि किस तरह हम कौन से डेटा से हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें देखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का कोई भी डेटा होगा वो आपको पास्ट और फ्यूचर में ही ले जाएगा। वी मस्ट फीड इन यूजफुल करेक्टिव डेटा ओनली, ये इम्पोर्टेंट बात है। गलत चीज़ों का नहीं है, पर यूजफुल जो है साधना में क्या उपयोगी है, तो इस तरह का जो है वो, या प्रैक्टिकल स्टेप जो है उसके लिए जो हम करते हैं, तो वो करेक्ट डेटा है हमारे अंदर जिसको हम फिट कर सकते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल वर्क वी हैव टू डू व्हेन वी डील विथ आवर कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म एंड आवर ओन ब्रेन। तो इस तरह हमें हमारा ब्रेन के साथ में और कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उसके साथ में हमें काम करना पड़ेगा। इफ यू बिलीव that religion, prayer, japa, satsang, pranayama, asana, morality will correct this computerized organism, then dear friends, you either do not understand your mechanisms or you do not want to understand. If a computer is not working properly, it has to be set right first. Do not bring in religion, prayer, etc. तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप में तावरिया जी के ख्याल एकदम क्लियर कट है। वो एकदम स्पष्ट है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ हम जिनको मानते हैं कि ये सब रिलीजन, प्रेयर, जप, सत्संग वगैरह के डेटा जो है वो हमें हमारा ऑर्गेनिज्म को ठीक ठाक कर देगा, तो वो हम कंप्यूटर ये हमारा किस तरह चल रहा है उसका हमें पता ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है।
कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है हमारे अंदर। वो एक बिल्कुल अलग ढंग से ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म चल रहा है, और उसको हमें किस तरह हम क्या करें कि ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म ठीक रूप में चल सके, वही हमें देखना है। बाकी तो दूसरी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देंगे तो उसे ये हमारा न ब्रेन सुधरेगा, न मन सुधरेगा, न शरीर सुधरेगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले तो कंप्यूटर को हमें ठीक ठाक करना पड़ेगा, और इसके लिए रिलीजियन, प्रेयर किसी की ज़रूरत नहीं है। जो ये ड्रिफ्ट वॉचिंग वगैरह, माइंड के ऊपर सीधा काम करो, ये छोटी छोटी चीज़ों को बीच में मत लाओ, सीधा माइंड के साथ डील करो। If you will bring in prayers, religion, etc., in the pious hope that this will correct your computerized organism, it will soon give you enough proofs of its disobedience. देखो, हम कुछ भी कर ले, अगर हम होने से और सही ढंग से सोचते हैं, हमारा सही ढंग से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम जो धर्म के नाम के ऊपर और दूसरी चीज़ों के नाम के ऊपर जो कुछ करते हैं, क्रियाकांड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कोई और प्रकार की साधना करते हैं, पर हम देखेंगे कि उसका हमें प्रूफ मिल जाएगा कि उससे कुछ खास सुधार होता नहीं है। क्योंकि जब ये दिमाग जो है वो एक बार हटता है तो वो अपनी औकात के ऊपर आ जाता है, वो प्रूफ दे देता है कि भाई मैं कौन हूँ। तो एक डिसओबीडियंस, मतलब कि वो आज्ञा पालन नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लो, आप सत्य बोलने की प्रतिज्ञा लो या अहिंसा पालने की प्रतिज्ञा लो, ये ऑर्गेनिज्म वो तो ये सब साधना में समझना पड़ता है। आँख बंद करके हम लगे रहते हैं तो कुछ फायदा होता नहीं, और जिंदगी के साल बहुत कम होते हैं और बहुत फास्ट निकल जाते हैं, हमारे ध्यान में भी नहीं आता है कि किस तरह ज़िंदगी गुजर गई। तो राइट स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। गलत स्टेप लेंगे तो वो पूरा ये शरीर ही बता देगा या हमारा मन ही बता देगा कि हमने जो कुछ साधना के नाम पर किया है वो कुछ नहीं, किसी ने कुछ कहा और एक जोर से ऐसा गुस्सा आया और सब चीज़ निकल गई, तो बता देगा कि हमने साधना में क्या किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह हमें सोचना है और ऑब्जर्व करना है। डू नॉट मेक योर लाइफ वन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। डू नॉट फाइट विथ योर कंप्यूटर्स, फॉर you yourself are incorrectly feeding the data in them. Please set them right, for that is the only correct way out. तो हमारे ऐसा जीवन जो है वो गलत साधना का एक हिस्ट्री बन नहीं जानी चाहिए। मतलब कि ये किया वो किया, परिणाम क्या। तो जैसे कि मैं चला तो बहुत पर पहुंचा कहीं नहीं, इस तरह की हालत हमें नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम पर हमें जीवन में अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने तो बहुत प्रयत्न किया पर देखो अभी भी इतनी सारी अंदर गलत चीज़ें पड़ी है, क्या करूं। तो क्योंकि अगर गलत ढंग से हमने प्रयत्न किए हैं तो उसका परिणाम ऐसा ही आएगा। मरते समय हमें कोई संतोष नहीं मिलेगा कि कोई अच्छा जीवन जिए। इसीलिए राइट एफर्ट्स हमें करने चाहिए। और ये कंप्यूटर के साथ कभी भी झगड़ा मत करो, क्योंकि ये सब डेटा तो हमने ही डाला है, इनकरेक्ट वे से डाला है, करेक्ट वे से डाला है, किसी तरह भी जो डाला है वो मतलब कि जो आज की स्थिति है उसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार तो हम खुद ही है, हमने ही गलत डेटा डाल दिया। अब इसको धीरे धीरे करके करेक्ट करना है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पर इसके झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। अब शरीर को भूखा मारोगे, उपवास करोगे। आज शिवरात्रि है तो न जाने कितने लोगों ने उपवास किया होगा, उपवास के नाम पर और कुछ इधर उधर का खा लिया होगा। तो ये इससे कुछ कंप्यूटर को क्या फर्क पड़ता है? न मन को फर्क पड़ता है। तो मन मनाने के लिए हम सब ये व्रत उपवास वगैरह करते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिज्म में न फर्क पड़ता है, न हमारा विचारों में फर्क पड़ता है, हमारा डे ड्रीमिंग की स्पीड में फर्क पड़ता है। आप ऑब्जर्व करो और देखो, जिन्होंने उपवास किया होगा वो अपने आप को देख ले कि क्या कुछ फर्क पड़ा है इससे।
तो ये सब में हम टाइम बेकार वेस्ट करते हैं और परिणाम कुछ नहीं आता है। Once again, let us go to that other earlier exercise and spend 10 minutes daily for some days. The exercise where you let your brain roam freely and make no attempts to control and let it drift from one thing to another. Once again, make a short list in order of maximum repetitions. यहाँ ये अब चौथा स्टेप बताते हैं, और पहले भी ये उन्होंने बताया था कि एक बार आराम से लेट जाओ या चेयर पर आराम से बैठ जाओ, 3 स्टेप चालू करो, एकदम शांत दिमाग कर दो और दिमाग को भटकने दो, जहाँ जाता है उसको जाने दो। सिर्फ खाली एक ध्यान रखो कि दिमाग कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहाँ जाना चाहता है, बगीचा में जाना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है, उधर जाना चाहता है, कोई बातों को याद कर रहा है। क्योंकि खास करके हम जो डे ड्रीमिंग होता है उसमें भूतकाल की बातें हम ज़्यादा याद करते रहते हैं। तो क्या कर रहा है दिमाग, उसको 10 मिनट निकालो और रोज उसको भटकने दो, और कहाँ कहाँ भटक रहा है उसका थोड़ा ध्यान रखो। और इसके अंदर भी मैक्सिमम रिपीटेशन किस चीज़ का होता है, क्योंकि जो वीकनेस होगी उसके विचार हमें बार बार आएंगे। अगर डर अंदर पड़ा होगा या इनसिक्योरिटी पड़ी होगी तो विचार घूम के फिर डर और इनसिक्योरिटी के ऊपर ही आ जाएंगे। तो वो इससे हमें पता चलेगा कि भाई हमें कौन सी करेक्टिव करने की जरूरत है। Drifts are to be noted in many different ways. Proper cooking is only possible if the food in the vessel is turned many times when on fire. तो जिस तरह हम खाना पकाते हैं तो उसको बार बार पलटाना पड़ता है, उसको हिलाना पड़ता है, नहीं तो वो चिपक जाता है, जल जाता है। इसी तरह हमारा दिमाग को भी हमें अलग अलग ढंग से चेक करना पड़ता है, क्योंकि ड्रिफ्ट भी अलग अलग प्रकार की से आती है और इसीलिए ये अलग अलग मेथड दी हैं। एक में थॉट को ऑब्जर्व करना होता है, उसमें श्वास को हम देखते हैं, उसके अंदर एक में विचारों को भटकने देते हैं और बाद में देखते हैं। तो अलग अलग रूप से हमें ये करना पड़ता है ताकि हम अच्छी तरह हमारा मन को ऊपर नीचे से जान सके और कौन सी वीकनेसेस है उसको हम पहचान सकें। Whenever you make a list, please do not refer to it or memorize it. Just put it aside each time. After a month or 2 or even more, pull out all these lists, those that are similar group of them and those that are dissimilar group them. If you find that the group of similar list is very much larger, then only go for corrective exercises या corrective method. तो एक बार लिस्ट बनाओ, उसको बार बार खोल के देखा मत करो। एक बार लिस्ट बनाओ और फिर उसको रख दो, दूसरे दिन दूसरा लिस्ट बनाओ। इस तरह एक डायरी में लिखते जाओ और महीने 2 महीने तक इसको लिखते ही रहो। उसको कुछ पीछे देखो मत, उसको कंपेयर मत करो। 1-2 महीने के बाद में इसको फिर निकालो और फिर चेक करो और इसके अंदर कौन सी चीज़ सिमिलर है, मतलब किस प्रकार के विचार कॉमन है कि जिसके अंदर बार बार कोई पर्टिकुलर टाइप के विचार आते हैं। तो उसका एक ग्रुप बनाओ और देखो। और दूसरा डिसिमिलर चीज़ किस तरह की होती है उसका एक ग्रुप बनाओ। और जब देखोगे कि सिमिलर वाला ग्रुप के अंदर बहुत सारी मटेरियल अब आ गया है तो फिर इसके लिए एक करेक्टिव पसंद करो और करेक्टिव स्टार्ट करो। और दोनों कर सकते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, करेक्टिव मेथड भी कर सकते हैं। दिस विल बिट्रे योर मैग्नेटिक पॉइंट। यहाँ बिट्रे का मतलब धोखा देना नहीं है, पर रिवील करना है, उसको प्रकट करना है। इससे हमारा मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो प्रकट होगा। बी केयरफुल इन योर ऑब्जर्वेशन। देयर इज नथिंग टू बी ashamed of. All humanity is sick, not taking into consideration chronic or psychological cases. तो ये ऑब्जर्वेशन हमें केयरफुली ध्यानपूर्वक करते रहना है
और जो अगर हम जब नोट बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, कई चीज़ें ऐसी भी गलत होगी कि हम किसी को कह नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, ऐसे भी अंदर विचार ख्याल हो सकते हैं, तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि मोर और लेस सभी के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर ये वीकनेसेस सब पड़ी हुई है, और पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो सिक है, बीमार है। इसलिए इसमें कोई कोई शर्म का अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है। और हर केस साइकोलॉजिकल नहीं होता है, ये वीकनेसेस होती है, तो कई लोगों के अंदर जब बहुत बढ़ जाती है तो वो क्रॉनिक और साइकोलॉजिकल हो जाती है। बाकी ये वीकनेसेस के रूप में तो हर व्यक्ति के अंदर मोरल लेस कुछ ना कुछ तो रहता है, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, सिवाय के कोई पूर्ण पुरुष या कोई सद्गुरु होता है, उसकी बात अलग होती है। तो ये लिस्ट हमें इस तरह बनाना है और फिर करेक्टिव इसके ऊपर करनी है। If only we can introduce this method in schools, there will be no sad cases that we encounter today later in life. तो अगर ये पहले से ही बचपन से ये सब कुछ सिखाया जाता है इस तरह का कि भाई किस तरह आपको विचार को देखना है, क्या करना है, शरीर की केयर किस तरह लेनी है, गलत विचार न अंदर आए इसके लिए क्या करना चाहिए वगैरह, बचपन से अगर वो सिखाते हैं तो अभी ये बड़ी उम्र में हमें ये सब काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और देखो आजकल तो ये तो उन्होंने कितने साल पहले लिखा था, आज तो कितनी खतरनाक परिस्थिति बन गई है। अभी आपने सुना होगा कि 3 बहनों ने एक साथ में सुसाइड कर ली और कारण मोबाइल था। तो ऐसी घटनाएं घटती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे छोटे छोटे कारणों के लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं, और खास करके बच्चे जो नासमझ है वो लोग इस तरह कर लेते हैं, बुरा मान जाते हैं। और क्योंकि ये बचपन से ये सिखाया नहीं जाता है कि भाई ये किस तरह हमें करना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए, और फिर बड़ी उम्र में तो ये और मुश्किल हो जाता है। पर जीवन में ये सब एक हकीकत के रूप में अभी ये सब बन रहा है, हम सब देख रहे हैं। वी कैन पीरियडिकली रिपीट इन कॉलेज एंड अर्ली यूथ स्टेज फॉर फ्रेश improper data accumulated and correct the same। तो ये जवानी से कॉलेज के दिन होते हैं या जवानी के दिन होते हैं, उसमें जो गलत ढंग से जो घुस जाता है उसको करेक्ट करना है। क्योंकि ऐसी जगह कॉलेज वगैरह कई बार ऐसी जगह बन जाती है कि जहाँ से बहुत सारा गलत डेटा, बच्चा जाता है पढ़ने के लिए पर बहुत सारी गलत चीज़ें, क्योंकि गलत लोग गलत फ्रेंड्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, और कई लोग तो ड्रग्स तक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सारी गलत चीज़ें वहाँ से चालू हो जाती है, तो उसको ध्यान में लेकर तुरंत करेक्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। Every grudge, hatred, fear, known or unknown, and antisocial behavior are the expression of deep down causes। तो जो हम देखते हैं चीज़ें हमारे अंदर या बाहर, जैसे कि गुस्सा है, घृणा है, डर अलग अलग प्रकार का है, असामाजिक बर्ताव होता है, ये सब के कारण बहुत गहरे होते हैं, डीप डाउन में होते हैं। और बचपन भी इसके लिए एक बड़ा कारण होता है। मोस्ट ऑफ दिस आर प्लांटेड वेरी अर्ली इन द चाइल्ड्स लाइफ। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एग्रेसिवनेस all point to many silent causes। If we take up this healing on war footing throughout the world, in 1 or 2 generations we shall get unmistakable signs of great improvement in human nature and health physical, emotional and psychic। तो ये अगर, क्योंकि जो बचपन का पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और तावरिया जी ने पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में भी लिखा था, जो हमने पढ़ा था
उस समय माँ और बाप दोनों का प्रेम और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे के साथ में जो जो लोग जीते हैं, उनको उसका उछेर करते हैं, वो लोग का बच्चा सही ढंग से बड़ा होता है। जब माँ बाप को समय नहीं मिलता है तो फिर बच्चे में बहुत सारी गलत चीज़ें, ऐसा गलत डेटा फीडिंग हो जाता है और माँ बाप को पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या डेटा फीड हो गया, और फिर इसको करेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे बच्चों के अंदर फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, एग्रेसिवनेस, आक्रामकता आ जाती है। ये सब इसके अदृश्य कारण हैं इसके लिए। तो हम जो बाहर देखते हैं और ये मानते हैं कि भाई ये मुझे इसके कारण गुस्सा आ रहा है या उसके कारण ये डर लगता है, पर इसके पीछे गहराई में और बहुत अलग कारण भी हो सकते हैं। और फिर जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बहुत अंदर तक जाना पड़ता है कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो उसका कारण क्या है। मेरा बचपन से लेके कुछ चीज़ें हैं, माँ बाप का कुछ गलत व्यवहार है उसके कारण है, माँ बाप बहुत झगड़ते थे तो उसके लिए मेरे अंदर ये आक्रामकता, एग्रेसिवनेस घुस गई है। तो ये बहुत सारा, ये बहुत स्टडी मांग लेता है और डीप डीप ऑब्जर्वेशन मांग लेता है, तब हमारी ये सब चीज़ों, हमारी वीकनेसेस को हमारे ध्यान में आता है। पर ये यहाँ कहते हैं कि अगर ये हम इसको एकदम जैसे युद्ध की तैयारी होती इस तरह वॉर फुटिंग के रूप में हम ले लेते हैं और हीलिंग करते हैं, तो एक दो जनरेशन के बाद में फिर से बहुत सुधार आ जाएगा और नई पीढ़ी आएगी, वो फिर एक अच्छी तरह सोचने वाली, अच्छी तरह बिहेव करने वाली आएगी। तो इस तरह उनका ये मानना है। पर ये है बहुत मुश्किल, क्योंकि इस तरह का काम करने वाले कोई है नहीं, और इसके लिए टीचर से लेके, माँ बाप से लेके समाज के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, तो ही ये चीज़ बन पाती है, वरना बहुत मुश्किल है। Once human nature is corrected, then the many negative steps we take today, morality, human rights, anti-war or peace efforts, non-armament, anti-crime, will soon voluntarily be not required. We are progressing technically, and yet how could we have neglected दिस मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम। तो अगर हम ये हमारा मैग्नेटिक पॉइंट को करेक्ट कर लेते हैं, हमारा ब्रेन को री एजुकेट कर लेते हैं, तो जो नकारात्मक हमारे अंदर पड़ी है और जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है, जैसे कि मोरालिटी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एंटी वॉर के ऊपर, या फिर समाज में शांति स्थापित हो, निशस्त्रीकरण, गुनाह के विरुद्ध वगैरह जो हमें काम करना पड़ता है, वो स्वैच्छिक रूप में फिर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नई जनरेशन ऐसी आएगी कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो फिर हमें इतने इनके ऊपर नेगेटिव स्टेप्स लेने की कोई, जो नेगेटिव स्टेप्स आज जो दिख रहे हैं वो फिर होगा ही नहीं, तो और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक आश्चर्य की बात यह है कि अब टेक्निकली तो प्रोग्रेस कर सकते हैं, पर हमारे अंदर का प्रोग्रेस के लिए हम एकदम निग्लिजेंस है, इसकी हम उपेक्षा करते रहते हैं, तो वो एक तत्कालीन समस्या है। दिस ब्लॉट on our status as human being must be removed. The whole process is to be studied. The total circle of inner activities should be noted and which area of the brain is involved. Here we can make use of intensity chart. As long as the magnetic point keeps leaking, so long we shall remain only computerized organism. Leaks are फियर, डाउट एंड एंगर। तो हमारे अंदर जो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हम जी रहे हैं,
उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है कि ये जो हम समाज के अंदर इतना गुनाह वगैरह है, तो ये एक कलंक जैसा है जिस तरह आज समाज बन गया है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और इसके लिए पूरी प्रोसेस है, उसका स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अंदर की जो अंदर की जो एक्टिविटी है, मतलब अंदर जो चल रहा है, वो सर्कल के रूप में एक चल रहा है। मतलब कि स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पूरा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो एक टोटल सर्कल के रूप में वो चीज़ बनती रहती है। तो उसको हमें देखना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन का कौन सा एरिया उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये सब हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। और इंटेंसिटी चार्ट इसके लिए हमें मदद रूप बन सकता है, जो कि हमने इनर डिसिप्लिन में डिटेल में देखा था। दूसरी बात ये है कि मैग्नेटिक पॉइंट जो है वहाँ से एक लीकेज, एक एनर्जी अंदर से लीक होती रहती है, टपकती रहती है, बाहर निकलती रहती है। और ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। और ये 3 प्रकार के लीकेजेस हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर ये है। वो है फियर, डाउट एंड एंगर, मतलब कि डर, शंका और गुस्सा। इससे पूरी ह्यूमैनिटी गिरी हुई है। और ये लीकेज को दूर करना बहुत ज़रूरी है, तब मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो ठीक ढंग से काम करेगा। What happens if this leak is stopped? Refer diagram 3b and 3c and compare them with 1, 2 and 3a. As long as the thinking instrument will remain uneducated, so long the leak will continue. When it is educated, the leak will stop and the human brain will then generate a higher type of force energies that will lift the computerized organism to enormous heights of understanding, and then with no efforts at all to be pious or holy, it will become the sacred temple of transcendence, the highest God within. तो हमने डायग्राम का तो स्टडी किया है, उसमें फिर से हम देख सकते हैं कि जब लीकेजेस बंद होते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। तो डायग्राम 1 से लेके 5 तक में डायग्राम है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो डायग्राम 1 और 2 के जो है उसमें हमारा जो ब्रेन है वो अनएजुकेटेड फॉर्म में ही रहता है, और वहाँ से हमारी एनर्जी जो है वो उसके लीक होती रहती है। डायग्राम 3 के बाद में हमारे अंदर लीकेजेस बंद होना चालू होता है, और जब ये एजुकेट हो जाता है तो लीक बंद हो जाते हैं, और फिर एक अलग प्रकार की एनर्जी अंदर जनरेट होने लगती है, फोर्स एनर्जी जन्मती है। और इससे हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग आती है, उसको क्या करना चाहिए, क्या किस तरह जीना चाहिए। और फिर कोई ज़्यादा सो कॉल पवित्र बनने के लिए कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर हमारा ये जो शरीर है वही एक सेक्रेट टेम्पल, एक पवित्र मंदिर जैसा बन जाएगा, जिसके अंदर हमारा परमात्मा ट्रांसेंडेंस बैठा हुआ है। बट यू विल आस्क व्हाट इज, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है अभी कि भाई ये डिफरेंस क्या है, वो कह रहे हैं और दूसरा चीज़ों के अंदर। बट यू विल आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर करेक्टिव मेथड्स एंड रिलीजन, फिलोसफी, प्रेयर, सत्संग। हाउ कम यू सेट असाइड दिस विच टू ऑल appearance look more promising than the corrective methods and also have great authority behind them। ये सब लोग पूछेंगे, आप अगर किसी को बात करेंगे कि भाई ये छोड़ो धर्म भरम के अंदर की या शास्त्रों की बात और या फिर प्रार्थना जप वगैरह की, तो कोई भी स्वाभाविक रूप में पूछेगा तो भाई आप जो करेक्टिव एक्सरसाइज या करेक्टिव मेथड बताते हैं और ये धर्म वगैरह के अंदर जो अच्छी बातें बताई है, तो उसके अंदर फ़र्क क्या है। ऑन द कॉन्ट्ररी
जो ये चीज़ जो धर्म वगैरह के अंदर बताया है वो तो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, ज़्यादा विश्वसनीय दिखता है, क्योंकि उसके पीछे तो अथॉरिटी माने कि शास्त्रों का भी एक प्रमाण है, शास्त्रों का भी सपोर्ट है। तो फिर आपकी करेक्टिव मेथड किस तरह इससे ज़्यादा सुपीरियर है, किस तरह अच्छी है? और ये बहुत अच्छा सवाल है, पर यहाँ देखो उन्होंने खुद ही सवाल जनरेट किया है और यहाँ जवाब दे देते हैं। द आंसर इज सिंपल, यू आर डीलिंग विथ योर ओन ब्रेन, इट हैज लिव्ड पर्टिकुलर फैशन, हैव यू कन्विंस इट दैट द वे it is living is wrong, no use telling it that it is wrong, have you convinced it? तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हम गलत ढंग से जीते हैं, हमें लगता है कि हम बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा डर है, तो उसमें क्या हुआ है, तो सबके अंदर होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक ये सब हम इस तरह की हमारी सोच होगी, जब तक हम अपने आप को टोटली ऑब्जर्व करके हमारी वीकनेसेस को देखेंगे नहीं और हम अपने आप को कन्विंस नहीं करेंगे, तब तक कोई सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो खाली इतना कहना भी काफ़ी नहीं है कि हाँ मैं गलत जी रहा हूँ, हमें खुद कन्विंस होना पड़ेगा, अपने आप को विश्वास में लाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा कि हाँ ये जो अंदर चल रहा है वो गलत ही है। इस तरह स्ट्रांगली अगर हम जब मानने लगेंगे तो फिर हम करेक्ट उसको करने का प्रयत्न कर सकेंगे, वरना तो हम उल्टा मान लेंगे कि नहीं जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, तो फिर कोई प्रयत्न करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरह हमें ये करेक्टिव मेथड के लिए ये चीज़ हमें पहले करना है। रिलीजन फिलोसॉफी में तो हमें सीधा हम मान लेते हैं कि भाई ये है। करेक्टिव मेथड के अंदर उससे पहले तो हमने कितनी मेहनत करके हमें पूरा ड्रिफ्ट को वॉच करना पड़ता है अलग अलग रूप में। तो ये दोनों के अंदर बहुत बेसिक तफावत है। और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें रिलीजन फिलोसॉफी वगैरह जो है वो थोपी हुई है। बाहर से कहते हैं कि आप सत्य बोलो, बाहर से कहते हैं कि अहिंसा पालो। अब जब हम खुद अंदर देखते हैं कि नहीं मेरे अंदर तो असत्य ही भरा हुआ है, तो हम खुद अंदर से करेक्शन करने का प्रयत्न करेंगे। बाहर से जो धर्म की बात या दूसरी चीज़ों थोपी हुई है उससे तो कुछ नहीं होगा, अंदर से ही ये जो होगा वो अंदर से ही होगा। तो वो उसके लिए अंदर तो देखना पड़ेगा, अंदर काम करना पड़ेगा, और फिर हम अंदर से उसको करेक्ट करेंगे तो ही चीज़ का बदलाव हो पाएगा। देन ऑल्सो your version of God, heaven, hell, reward and punishment after death are unseen and unknown factors. There is no clear proofs, none whatsoever, for these are mere beliefs only. तो जो हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं, सो कॉल भगवान की बात करते हैं, या फिर रिवॉर्ड पनिशमेंट की, मतलब कि गलत करोगे तो सज़ा मिलेगी, अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, इस तरह की बात करते हैं, या फिर मृत्यु के बात की जो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अदृश्य अज्ञात है। वो ये ऐसे ख्याल है कि जिसका हम कोई प्रूफ नहीं दे सकते हैं, ऐसी बात है। और ये सिर्फ मान्यता ही है, न किसी ने स्वर्ग देखा है न किसी ने नर्क देखा है। ये सब मान्यता से ही लोग जीते हैं और डर के मारे अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, न कि कोई एक अंडरस्टैंडिंग से। योर प्रॉफिट्स आर नॉट हियर, योर sacred books, every one of them have been tampered with, and this is a fact. Your religious heads, how are they better? The modern, more mature human brain will not accept this from any religion or philosophy. तो अब तो यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है कि हमारे जो हम कहते हैं कि हमारे शास्त्रों का हम प्रमाण देते हैं। कई लोग को बात करते हैं तो शास्त्रों को बार बार बीच में ला देते हैं कि ये शास्त्र में ऐसा कहा है, ये स्वर्ग की बात तो ये शास्त्र में कही गई है, ये पुराण में बताई गई है, और ये पुराण को जैसे कोई शास्त्र मानते हैं।
तो पुराण वगैरह तो शास्त्र में गिनती ही नहीं होती है, वेद उपनिषद वगैरह गीते वगैरह की होती है, वो एक अलग बात है। पर जो भी है उसके अंदर टेम्पर्ड होता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। आज जिस गीता को हम अथॉरिटी के रूप में मानते हैं और गीता को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इवन जानने वाले कहते हैं कि गीता को भी कई जगह से टेम्पर्ड किया है। और एक जानने वाले ने तो मुझे कहा था कि देखो, ये गीता के अंदर कई जगह पर ओरिजिनली श्लोक के अंदर योगा शब्द था, योग। तो जब ज्ञान का प्रचार बढ़ गया और ज्ञान के जो आचार्य वगैरह आ गए, उन लोगों ने क्या किया कि गीता के अंदर से योग शब्द को निकाल दिया और वहाँ ज्ञान शब्द डाल दिया। और उस जमाने में तो प्रिंटेड कॉपी तो थी नहीं, तो इस तरह का हो सकता था। तो कई जगह पर जो ज्ञान शब्द है वहाँ ओरिजिनल योग शब्द था, ऐसे जानने वाले कहते हैं। तो हर जो ग्रंथ है वो टेम्पर्ड हो चुके हैं और फिर इसको हम एक ऑथोरिटी के रूप में मानते हैं, तो उसका तो कोई मतलब रहा नहीं। और हमारे जो रिलीजियस हेड है वो हमसे किस तरह अच्छे है, उनके अंदर भी यही है, राग द्वेष है, गुस्सा पड़ा है, उसके अंदर भी लालच है, कुछ दक्षिणा मिल जाए उसकी लालच है। तो वो लोग हमसे कहाँ के किस तरह बेहतर हो गए हैं। तो कोई भी जो आधुनिक मैच्योर ह्यूमन बीइंग होगा, मैच्योर ह्यूमन ब्रेन होगा, वो कोई इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करेगा। By the methods and notes that we have presented so far, the brain will be convinced that there is something wrong with it. Health, that is physical, emotional and psychic, is affected. The young men and women of our days all over the world have been in a great relation। और हम देखते हैं कि हर देश के अंदर जो यूथ है, जवान लोग है, जिसको आज जेड जी के नाम से जाना जाता है, वो अब रिबेलियन बन चुके हैं, विद्रोही बन चुके हैं, क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि आज की जो व्यवस्था है वो उससे उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है, न कोई राजकीय रूप से या न कोई और ढंग से, सामाजिक ढंग से। और इसीलिए लोग जो है वो विद्रोही हो जाते हैं। तो जब तक ये हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इस तरह का रहेगा, तब तक इस समाज के अंदर इस तरह का ये चलता रहेगा। पर कोई विद्रोह करना, वो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक कोई देश के अंदर, अभी देखो एक देश के अंदर नई सरकार बन गई परसों, तो उससे कोई वहाँ कोई फर्क पड़ जाएगा। वहाँ जो एक जो चीज़ें धर्म विरोधी चलती आती है वो कुछ सब ठीक ठाक हो जाएगी, ऐसे हम कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते। तो ये बाहर से इस तरह का इससे कोई फायदा नहीं है। जो कि जो चीज़ होगा वो अंदर से ही हो सकता है। द करेक्टिव मेथड एंड द प्रायर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग लिस्ट कुड बी ट्राइड आउट एंड देयर effects be experienced. Proof of pudding is in eating it. The results are here and now. No after that promise or fear is held out. This is the significant difference. तो ये जो लिस्ट हम बनाते हैं करेक्टिव मेथड के लिए, और उसके लिए हम जो प्रयत्न करेंगे, तो वो एक हमारा अपना ही ये अनुभव होगा। जब हम इसका खुद अनुभव करेंगे ये प्रैक्टिस का, तो हमें पता चलेगा। जैसे कि ये कहते हैं कि प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, तो इसी तरह का हमें इन शॉर्ट खुद हमें इसका अनुभव लेना है। और कई बार कहते हैं कि भाई मरने के बाद आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वो भी बात नहीं है। ये हियर एंड नाउ की बात है, यहाँ करोगे और यहाँ पाओगे, कोई मरने की बात नहीं है। तो यहाँ पेपर भी समाप्त होता है और हमारा समय भी हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत गहरा भी था और समझने लायक है। अब इसके ऊपर ज़्यादा विचार करना और काम करते रहना। कोई प्रश्न हो तो नेक्स्ट टाइम लेंगे, समय हो गया है इसलिए।
चलिए रुकते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे।